हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेसन 3 स्टार्ट कर रहे हैं, तमिलनाडु क्लास 12 एनसीईआरटी का। एंड ये चैप्टर का नाम है द मार्किस ऑफ वेलेस्ले। लॉर्ड वेलेस्ले इनका नाम था ये, लेकिन जरूरत नहीं है याद करने की। लॉर्ड वेलेस्ली इज सफिशिएंट। और टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही लिखना है और गलती नहीं करनी। 1988 से 1805। इस चैप्टर में दोस्तों हम क्या क्या चीजें देखेंगे कि इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी जब वो लॉर्ड वेलेस्ले इंडिया में आए। बड़ा ही ट्रिकी टाइम था अंग्रेजों के लिए। फिर सब्सिडरी सिस्टम क्या है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। मेरिट्स और डिफेक्ट्स देखेंगे सब्सिडरी सिस्टम के। इंडियन स्टेट जो इसके अंदर आई उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उनकी क्या सिचुएशन रही, हैदराबाद अवध वगैरह की। चौथी मैसूर वॉर देखेंगे और देखेंगे कि टीपू सुल्तान का कैसे अंत हुआ। मराठास के साथ वॉर होगी, काफी इंपॉर्टेंट वॉर, वेलेस्ले लड़ेंगे और ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि मराठास पिक्चर से हट जाएंगे इसके बाद। फिर हम देखेंगे कि लॉर्ड वेलेस्ले को एस्टिमेट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट आपको दिखेंगे लीडर, ये काफी अच्छा एक्सपेंशन करेंगे ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंडिया का। आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से अगर अभी तक खात्मा नहीं हुआ है अगर इंडिया का, तो आप कह दोगे कि लॉर्ड वेलेस्ले वो मेक श्योर करके चलेगा कि इंडियंस अच्छा खासा, मतलब वो दब जाए और अच्छा खासा रूल करेगा ब्रिटिश। एक अच्छा का सेटअप करके देंगे लॉर्ड वेलेस्ले। हम इस चैप्टर में वो चीजें समझेंगे कैसे किए उन्होंने, और वो जो इनका पॉलिसी रहेगी वो सब्सिडरी सिस्टम रहेगी। स्टार्ट करते हैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ रिचर्ड कॉले वेलेस्ले एज गवर्नर जनरल मार्क्स एन इपोक इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो यहाँ पे देखो इनका नाम लिखा है रिचर्ड कॉले वेलेस्ले, लेकिन ऊपर लिखा है द मार्केज ऑफ वेलेस्ले। तो मार्केज का मतलब क्या होता है, कोई अगर जानता है वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में तो कमेंट सेक्शन में बताए, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा इनका। और तो मार्क्स एन एपोक, मतलब एपोक कह सकते हो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, है ना। ग्रेट इंपीरियलिस्ट है दोस्तों, बहुत एक्सपेंशन करके जाएंगे, आप देखना मैप ही बदल जाएगा ब्रिटिशर्स का। और ये अपने आप को बंगाल टाइगर कहते थे, है ना। और इन्होंने बंगाल टाइगर की तरह एक्ट भी करा, कब्जा कर लिया पूरा। वेलेस्ली केम टू इंडिया विद द डिटर्मिनेशन टू लॉन्च अ फॉरवर्ड पॉलिसी। इसको देखो अंडरलाइन कर लेना, है ना, नोट्स में। फॉरवर्ड पॉलिसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मेक ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया इनटू ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ वेलेस्ली मेड द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया इनटू द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया। क्या मतलब क्या है इसका, कोई समझा सकता है? मैं नहीं समझा रहा है ज्यादा। ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया मतलब इंडिया के अंदर ब्रिटिश एम्पायर, है ना। मतलब बहुत सारे एम्पायर है, उसमें ब्रिटिश एम्पायर एक है। ठीक है, ये मतलब हुआ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया इनटू ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया, राइट। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश एम्पायर एक एक मतलब जगह है जहाँ पे ब्रिटिश का एम्पायर है। एम्पायर तो ब्रिटिश का बहुत जगह है, हर जगह पे इनकी कॉलोनी प्रेजेंट है। अफ्रीका के देशों में, आ, सीलोन में भी आएगी और सीलोन मतलब श्रीलंका, और बाकी सारे साउथ ईस्ट एशिया के काफ़ी देशों में, और भी अमेरिका की भी कुछ कुछ जगहों में, अमेरिका कॉन्टिनेंट की, नॉट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया मतलब पूरे इंडिया पे ब्रिटिश का कब्जा है। आप सिंपली वर्ड ये देख लो। तो ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नहीं, अब ये नहीं कि ब्रिटिश एम्पायर जो इंडिया में है वन ऑफ द एम्पायर, वो बात नहीं रहेगी, राइट। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। पहले ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, अब काफी सारे आपको दिखेंगे एम्पायर, मराठा, टीपू, फ्रेंच, है ना। तो ब्रिटिश एम्पायर वन ऑफ एम्पायर है इन इंडिया। ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया मतलब पूरे इंडिया में ब्रिटिशर्स ही हैं, ठीक है, राइट। अभी भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दो और एक्सप्लेन कर दूंगा। द सिस्टम दैट ही अडॉप्टेड टू अचीव हिज ऑब्जेक्ट इज नोन एज सब्सिडरी अलायंस। तो क्वेश्चन जब आए दोस्तों कि ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया कैसे ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया होगा, इसका आंसर है सब्सिडरी सिस्टम से, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पॉलिटिकल कंडीशन देख लेते हैं, काफी एक अगेन ट्रिकी टाइप का। एक झटके में ब्रिटिशर्स साफ हो सकते थे, ऐसे टाइम में आए थे वेलेस्ले 1988 में। दोस्तों ये टाइम जो है 1798, यहाँ पे नेपोलियन का राइज हो रहा है। नेपोलियन वन ऑफ दी ग्रेट 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 नेम इन दी वर्ल्ड हिस्ट्री। मेरे से आप पूछो तो शायद वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसी का है तो वो नेपोलियन ही है, ग्रेट नेपोलियन। नेपोलियन दोस्तों ऐसी ऐसी पोजीशन में थे ना कि यूरोप भूल जाओ, पूरी दुनिया में कब्जा कर सकते थे। ऐसे ऐसे लीडर ऐसी पोजीशन में थे दोस्तों नेपोलियन, राइट। ये राइट। तो ब्रिटिशर्स को तो ऐसे ही साफ कर देते। ब्रिटिशर्स तो डरते थे, है ना। इस टाइम में वेलेस्ले ने ब्रिटिश एम्पायर को संभाला, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है लॉर्ड वेलेस्ले का। नेपोलियन सबसे बिगेस्ट फियर, ठीक है दोस्तों।
तो पॉलिटिकल कंडीशन देखेंगे दोस्तों। एक तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में डेंजर है जमान शाह का। ठीक है, जमन शाह जो अफगान के रूलर है। द डेंजर ऑफ जमन शाह एग्रेशन पोज अ सीरियस थ्रेट टू द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। जमन शाह अफगानी ऐसी पोटेंशियल रखते थे कि पूरे इंडिया पे कब्जा कर लेते वो। ठीक है, अगर पूरे इंडिया पे नहीं तो वेस्ट इंडिया तो खा ही जाते वो पूरा। ठीक है, बंगाल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, पहाड़ वाला जाते हैं, टेरिटरी टफ है, मानसून आ जाते हैं और चीजें होती है, लेकिन वेस्ट इंडिया को जमन शाह कब्जा कर सकते थे। ठीक है, तो सीरियस था जमन शाह का। इन द नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया मराठास रिमेन अ फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल पावर। हाँ, मराठास हारे थे फर्स्ट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठास में इंटरनल फ्यूड्स भी थे, लेकिन इट स्टिल राइट लीडर अगर होता नाना फडणवीस, और उनको अगर और चांस मिल जाते, बाजीराव टू जैसे लीडर होते, शिवाजी जैसे लीडर होते, तो मराठास जो थे अगेन कब्जा कर सकते थे। ठीक है, और इंटरनल फ्यूड्स ना होती, राइट, और भारतीयों ने साथ दिया होता मराठास का, तो वो भी पोटेंशियल रखते थे, उनका भी खतरा अच्छा खासा था। निजाम ऑफ हैदराबाद भी थोड़ी सी शरारत कर रहे थे। ही एम्प्लॉयड फ्रेंचमैन टू ट्रेन हिज आर्मी। तो डेंजर था दोस्तों। फ्रेंच अच्छे खासे तगड़े तगड़ा फोर्स था, और यहाँ से नेपोलियन भी इंडिया आ सकते थे, है ना, जब फ्रेंच के सहारा ले रहे हैं। और इंडियंस पे कब्जा करने का सबसे इजी क्या चीज रही ब्रिटिशर्स के लिए? इंडियंस जो थे वो बैकवर्ड थे। ठीक है, उनको उनमें एनलाइटनमेंट हुआ नहीं था, रेनेसा इंडिया में हुआ नहीं था दोस्तों। राइट, हम एनलाइटनमेंट रेनेसा अच्छे से पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो इंडिया की पॉलिटिकल फोर्सेस जो थी वो स्मार्ट नहीं थी, स्मार्टली एक्ट नहीं करती थी, पुरानी फोर्सेस थी इंडिया की। ये सबसे बड़ा रीजन था हारने का, बार बार हारने का। मराठास हारे, मुगल्स हारे, बंगाल में हारे नवाब। तो अगर सही से कोई ट्रेनिंग दे दे, फ्रेंच वगैरह ट्रेनिंग दे दे, तो जीत भी जाते इंडियंस। तो फ्रेंच से ट्रेनिंग ले रहे थे ये साहब, और निजाम ऑफ हैदराबाद। फिर पॉलिटिकल अनरेस्ट था कर्नाटक रीजन में। टीपू जो थे, टीपू पोटेंशियल रखते थे। टीपू तो सबसे, आपको मैं बता ही चुका हूँ कि एक लीडर सबसे ज्यादा जिसमें पोटेंशियल इस टाइम में थी 1798 में, वो टीपू सुल्तान थे इंडिया के। राइट, मराठा से भी ऊपर इस टाइम पीरियड में। ठीक है, had remained the uncompromising enemy of the British। और उनको अगर मराठास ने साथ दे दिया होता, या किसी ने भी साथ दे दिया होता टीपू का, पूरे इंडिया पे कब्जा कर लेते। ये पोटेंशियल रखते थे टीपू। ब्रिटिशर्स को तो बड़े आराम से हरा देते थे। तो ये सिचुएशन थी दोस्तों। Moreover, the policy of neutrality adopted by son John Shore, the successor of Cornwallis, created a kind of political unrest in India and greatly affected the prestige of India। तो जॉन शोर बोलते थे आराम से रूल करो, कोई लड़ रहा है पंगा मत करो, जब तक हमें कोई परेशान नहीं कर रहा तो न्यूट्रल रहो। ठीक है, ये इनकी पॉलिसी थी, कोई एग्रेशन शो नहीं करा जॉन शोर ने। और भारत में दोस्तों काफी ज्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया था इसकी वजह से। दोस्तों चलती नहीं है ऐसी पॉलिसीज दोस्तों, है ना। न्यूट्रलिटी चलती नहीं है जब तक आप एक अच्छी स्टेबल पोजीशन में ना हो। जैसे यूएसए है, यूएसए न्यूट्रल बना रहे, ठीक है, चल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रांग है। लेकिन अगर स्ट्रांग नहीं हो आप, तो आपका न्यूट्रल बनने से कुछ ज्यादा होगा नहीं। तो न्यूट्रल पॉलिसी जॉन शोर की ज्यादा सक्सेसफुल रही नहीं थी। राइट, और ब्रिटिशर्स की प्रेस्टीज भी काफी हर्ट हुई थी। हिज नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी कंट्रीब्यूटेड मच टू द ग्रोथ ऑफ एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स, है ना। साथ साथ फोर्सेस जुड़ रही थी। थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ता है ना, इंटरनेशनल देखना पड़ता है ना कि बाकी एक्सटर्नल फोर्सेस क्या कर रही है। तो एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स जनरेट हो रही थी। उसके बाद नेपोलियन नेपोलियन मूव फॉर एन ईस्टर्न इन्वेजन, क्रिएटेड अ फेयर अमंग इंग्लिश स्टेटमैन स्टेट्समैन। नेपोलियन ईस्टर्न मतलब वो वेस्ट पे तो थे ही, वो वेस्ट यूरोप में तो उन्होंने कब्जा कर ही लिया था दोस्तों। अच्छा खासा, हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, वेस्ट यूरोप, यूरोप पूरा ही ले गए थे, बल्कि मैं ये कह देता हूँ। ठीक है, और वो पोटेंशियल रखते थे। वो पोटेंशियल रखते थे, क्या पोटेंशियल रखते थे वो, कि इंडिया आ जाएंगे वो, इंडिया आ जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल पोटेंशियल रखते थे, टीपू को साथ दे सक। टीपू जो थे वो सेकंड कौन हो गए, सेकंड निजाम हो गए आपके, जो फ्रेंच आर्मी की बेसिस पे ट्रेन कर रहे थे। थोड़ा सा आपको दिखेगा कि भैया आपके पंजाब में भी फ्रेंच आर्मी के बेसिस पे थोड़ी सी ट्रेनिंग वगैरह ली जा रही थी। ठीक है, और टिप और नेपोलियन चाहते भी थे कि ईस्टर्न इन्वेजन हो फ्रेंच की, एक और फ्रेंच एम्पायर और बढ़ाओ।
इट वॉज इन दिस लाइट दैट वेलेस्ले मोल्डेड हिज पॉलिसी। तो वेलेस्ले ने इसी को देखते हुए सर जॉन शोर की पॉलिसी को कूड़ेदान में फेंका, अपनी पॉलिसी लाए। प्रिजर्वेशन ऑफ ब्रिटिश प्रेस्टीज एंड रिमूवल ऑफ फ्रेंच डेंजर ऑफ फ्रॉम इंडिया वर वेलेस्लेस ट्विन एम्स। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपको ये कि ब्रिटिश की प्रेस्टीज बतानी है, फ्रेंच को पूरी तरीके से खात्मा करना है, और जब ये जाएंगे फ्रेंच का पूरी तरीके से खात्मा हो जाएगा दोस्तों, कोई जांच नहीं रहेगा। He was also thoroughly convinced that only a strong British power in India could reduce and control the existing tyranny and corruption in Indian states। बोलते हैं इंडियन स्टेट्स में इनके बस की नहीं है रूल करना, इनके बस की नहीं, इनका खून ही खराब है, ऐसे बोलते थे वो। इनको सही से रूल कराना है तो हमें रूल करना होगा, स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश पावर को। और थोड़ा सा इंडियन शरारत, मतलब थोड़े से आप कह भी दोगे कि रूल उन्हें करना आता भी नहीं था, क्योंकि समय बदल गया था। मॉडर्न इंडिया है दोस्तों, वो मेडिवल वे से रूल करते थे इंडियन। एक्सेप्ट आप कह सकते हो एक्सेप्शन टीपू है, एक्सेप्शन टीपू है, और एक्सेप्शन में भी रंजीत सिंह है जो पंजाब में, यही मेरे को दो एक्सेप्शन नजर आते हैं। हाँ, छोटी मोटी चीजें इंप्रूवमेंट थी, लेकिन आपको बाकी सारे जो रूलर्स दिखेंगे भारत में उनके मेडिवल तरीके थे रूल करने के, उस तरीके से एम्पायर बिल्ड नहीं होते, ठीक है। और टीपू के साथ थोड़ा सा वो इशू भी था पर्सनैलिटी का, कि ईगो है ना, अपने आप को बड़ा समझते थे, तो साथ नहीं जोड़ पा रहे थे। और तो ये उनके साथ अलग चैलेंजेस थे। तो ये चीजें हुई। देयरफॉर देयरफॉर ही रिवर्स द नॉन पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन ऑफ हिज प्रीडिसेसर मतलब सर जॉन शोर, और इन्होंने अपनी मास्टर प्लान लाए जिसको सब्सिडियरी अलायंस कहते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वेलेस्ले का इंट्रोडक्शन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। थैंक यू एंड टेक केयर।